हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, हमने 1 जनवरी से बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज फॉर बीपीएससी एडीओ शुरू किया है और उसमें आज डे 3 है, जिसमें आज का हमारा विषय है बिहार की मिट्टियाँ। दोस्तों, यह टॉपिक खासतौर पर बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत ही हाई यील्ड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, रीजन वाइज सॉइल समझाएंगे और क्रॉप से लिंकेज समझाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि आखिर मिट्टी होता क्या है। मिट्टी पृथ्वी की वह ऊपरी सतह होती है जिसमें पौधे उगते हैं और जिस पर कृषि आधारित होती है। इसी पर पौधे की वृद्धि भी निर्भर रहती है। अब जानते हैं कि मिट्टी में क्या क्या होता है, यानी मिट्टी के घटक कौन कौन से हैं, जो कि है मिनरल्स यानी खनिज कण, ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ, जल, वायु। अब हम बात करते हैं मिट्टी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं और इसके मुख्य कारक हैं पेरेंट रॉक यानी मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, स्थलाकृति यानी और समय। बिहार में मिट्टी के प्रकार को समझने के लिए नदियों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप बिहार की नदियों के बारे में हमारे पिछले वीडियो में, जो कि डे 2 का था, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं बिहार की नदियों के बारे में। अब बात करते हैं बिहार की मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है। चूँकि बिहार एक नदी प्रधान राज्य है और जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियां हर साल गाद लाती हैं और इसी गाद से बनती है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। बिहार की 90% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसका अन्य नाम जलोढ़, कछारी और अपोद मिट्टी है, इसलिए बिहार को एग्रीकल्चरल स्टेट कहा जाता है। अब बात करते हैं बिहार की मिट्टी का क्षेत्रीय वर्गीकरण। बिहार की मिट्टियों को हम 2 बड़े भागों में बांटते हैं, उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। और गंगा के ऊपर वाले जो एरिया की मिट्टी है वो उत्तर बिहार की मिट्टी है और गंगा के नीचे वाली जो मिट्टी है वो दक्षिण बिहार की मिट्टी है। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पिडमेंट मिट्टी, जो कि सबसे ये ऊपर वाले एरिया में होती है, यानी पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर पर्वत के पास की जो मिट्टी होती है वो पिडमेंट सॉइल होती है। और ये पर्वत और मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें नमी अधिक होती है, इसका जल धारण क्षमता अधिक अच्छा है, यानी ये काफ़ी मात्रा में अपने अंदर जल रख लेता है, जिससे कि इसमें नमी बनी रहती है और ये अत्यंत उपजाऊ होता है। इसलिए इसमें धान और गन्ना काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है, क्योंकि इस धान और गन्ना में अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। और पिडमेंट सॉइल जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से लगे तराईनुमा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये लाइन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिडमेंट मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र से लगे तराईनुमा क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं तराई मिट्टी की तरफ, जो कि बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से किशनगंज यानी नेपाल सीमा के समानांतर पाई जाती हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें हमेशा नमी बनी रहती है और इसमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न रहती है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता काफ़ी अधिक है और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस मिट्टी में ज़्यादा नमी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और वो धान, जूट, गन्ना के लिए बेहद ही उपयोगी होती है। तो इसमें भी तराई मिट्टी की भी प्रमुख फसल धान, जूट, गन्ना ही है। और तराई को याद रखने के लिए तराई बराबर ज़्यादा पानी बराबर धान प्लस जूट, इसको आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मृदा के बारे में। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी के बारे में। यह क्षेत्र जो होता है ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जो हर साल बाढ़ से प्रभावित नहीं होते हैं और ये अस्थायी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में पाई जाती है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें चूना व पोटास अधिक होता है और ये उपज के लिए अच्छी है, लेकिन इसके लिए खाद बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम बढ़ते हैं नई जलोढ़ मृदा की तरफ यानी खादर मृदा की तरफ। ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है और नदियों द्वारा लाई गई नई गाद हर साल जमा होती रहती है। अब बात करते हैं कि ये इसकी विशेषता क्या है। तो नई जलोढ़ मृदा जो है यानी खादर मृदा बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। इसमें धान, गेहूं और जूट की खेती हो जाती है और इसमें जो इसके लिए महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो गंगा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है और ये बार बार नवीनीकरण इसका होता रहता है।
खादर मिट्टी सबसे अधिक उपज देने वाली मिट्टी होती है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर बांगर और खादर में से आएगा तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ खादर मिट्टी होती है। फिर हम बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट यानी दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में। ये मिट्टियाँ जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र होता है वो गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित है, इसलिए जो दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ होती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। बात करते हैं जो दक्षिण बिहार की पहली मिट्टी है वो ताल मिट्टी। ये गंगा के दक्षिणी तट पर यानी बक्सर भागलपुर वाले, बक्सर से जो भागलपुर का बेल्ट है इसमें पाई जाती हैं। ये जो मिट्टी है ये मानसून में जल भराव हो जाती है इस मिट्टी में, और इसमें रबी में नमी बनी रहती है। और इसमें उगने मतलब जो ताल मिट्टी है इसमें उगने वाली जो फसल है वो गेहूँ है, दलहन है और सब्जियां हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ताल मिट्टी जो होती है वो रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं अगली मिट्टी की तरफ जो कि है कागरी मिट्टी। नदियों के जो कागरी मिट्टी है नदियों के किनारे पाई जाती है, जिसमें कि है सोन, फल्गु, पुनपुन और क्यूल नदी के तट पर ये मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये उपजाऊ है और इसकी बनावट काफ़ी हल्की है, और इसमें जो फसल होते हैं वो मोटे अनाज होते हैं, सब्जियां होती हैं। फिर हम बात करते हैं करैल मिट्टी के बारे में, या केवल मिट्टी, पुरानी जलोढ़, जिसका कि विस्तार बिहार की सबसे जो बक्सर से भागलपुर वाला एरिया है इसमें होता है। और दक्षिण बिहार की सबसे व्यापक मिट्टी जो है वो करैल या केवल मिट्टी है। इसकी विशेषता ये है कि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही अधिक है और ये बहुफसली कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, इसमें सारे प्रकार की फसलें हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी यानी बलथर मृदा के बारे में। ये इसका स्थान है कैमूर से राजमहल पहाड़ियाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख जिले हैं जमुई, मुंगेर, बांका और नवादा। ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे बलथर मृदा पाई जाती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें लौह ऑक्साइड अधिक होता है और इसकी उर्वरता कम होती है, और ये मोटे अनाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम बात करते हैं लाल बलुई मिट्टी के बारे में, जो कि कैमूर और रोहतास पठार में पाई जाती है। और इसका संगठन होता है, ये बालू प्लस लेटेराइट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये ज्वार और बाजरा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं कि बिहार की 90% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तराई मिट्टी जूट फसल के लिए उपयोगी है। ताल मिट्टी मुख्य रूप से रबी फसल के मौसम के लिए उपयोगी है। ताल मिट्टी रबी फसल, तराई मिट्टी जूट, 90% जलोढ़ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की उर्वरता लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो दोस्तों आज हमने बिहार की मिट्टी है उसका रीजन, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसमें उगने वाले क्रॉप्स के साथ डिटेल में समझा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अभी हमने PDF आपको पढ़ाया है ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं भेज दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक हम क्या पढ़ा सकते, मतलब किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएं। ये 30 डे सीरीज़ का ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।